हेलो एवरीवन। आज हम वायुमंडल की संरचना को डिस्कस करेंगे, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की या वायुमंडल की संरचना की, तो हम इसमें जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है, परतीय संरचना है वायुमंडल की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर का, इसकी जानकारी हमें कई सोर्सेज से प्राप्त होती है, जैसे रॉकेट्स हैं, रडार है, उपग्रह सैटेलाइट्स हैं और रेडियो तरंगों का अध्ययन करने वाले जो सेंसर्स हैं, इन सब से हमें वायुमंडल की संरचना की जानकारी मिलती है। इन सभी माध्यम से जो मिली जानकारी है, इन सभी सोर्सेज के माध्यम से जो हमें जानकारी मिली है, उसके आधार पर हमारी पृथ्वी का प्रभावी वायुमंडल की ऊंचाई की हम बात करें तो वो 16 से लेकर 29,000 किलोमीटर तक उसकी हमने अध्ययन किया है। और लेकिन 29,000 किलोमीटर्स तक उसकी विस्तार है, जिसका हमें जानकारी मिली है। लेकिन अगर सागर तल से हम लें तो 800 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई वाला जो वायुमंडल है, वो ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वही सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर प्रभावी है। तो ये सब सोर्सेज हैं और इन सब सोर्सेज से हमें कई प्रकार की जानकारियाँ हमें मिली हैं। अब ये जो वायुमंडल की जो संरचना है, वो बेसिकली हमें संकेंद्रीय परतों या मंडलों के रूप में है, हमें देखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक लेयर्स और जोन, संकेंद्रीय परतें व मंडल। तो वायुमंडल की ये जो परतीय संरचना है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है, इसको दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। कितने आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है? दो आधारों पर। पहला आधार क्या है? पहला आधार है तापीय विशेषताओं के आधार पर और दूसरा है रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। तो ये दो बेसिस हैं वायुमंडल की जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है उसको अध्ययन करने की। तो अभी तक का आपको समझ में आ गया होगा, वायुमंडल के जो अध्ययन के सोर्सेज हैं वो रडार्स, रॉकेट्स, सेंसर्स ये सब हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वायुमंडल की जो दूरी, वो सागर तल से 800 किलोमीटर तक की ऊंचाई का जो वायुमंडल है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दो प्रकार से इनको वर्गीकृत किया जाता है। टू टाइप से इसको क्लासिफाई किया जाता है। पहला तो है तापीय विशेषताओं के आधार पर क्लासिफिकेशन और दूसरा क्या है? रासायनिक विशेषताओं के आधार पर क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। तो इस क्रम में सबसे पहले हम लेंगे तापीय विशेषताओं के आधार पर जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है, परतीय संरचना है वायुमंडल की, उसको। देखिए, जब हम बात करते हैं तापीय विशेषताओं की, तो इसके अंतर्गत तापमान और वायुदाब की विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल का स्तरीकरण किया गया है। किसके आधार पर? तापमान और जो वायुदाब है, एयर प्रेशर है, उस आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। इस आधार पर अगर मैं कहूँ, तापीय और वायुदाब की विशेषताओं के आधार पर जो वायुमंडल की जो लेयर्स हैं, उनमें आप सभी जानते होंगे थोड़ा बहुत। क्षोभ मंडल है, उसके बाद आपका समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर ताप मंडल है। अब क्षोभ मंडल को हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल को हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल को हम कहते हैं मेसोस्फियर और ताप मंडल को हम कहते हैं थर्मोस्फियर। तो ये जो लेयर्स हैं ये किस क्लासिफिकेशन पे बेस्ड हैं? तापीय संरचना, वायुमंडल की तापीय संरचना पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट लेयर जो एटमॉस्फेयर की है, ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। देखिए, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। मैप में हम देखें तो ट्रोपोस्फियर का जो लेयर है, अगर ये स्ट्रक्चर को हम देखें, आप ध्यान से देखना चाहें इसको, तो ये जो ट्रोपोस्फियर की लेयर है, हम इस लेयर तक की बात कर रहे हैं। ये जो लेयर है, ये वाला जो पार्ट है, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसको परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल कहा जाता है, यानी ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। इस परत का ट्रोपोस्फियर के रूप में नामकरण टिज़रेंस डी बोर्ट ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है, किसने किया था इस परत का ट्रोपोस्फियर नाम से नामकरण? टिज़रेंस डी बोर्ट। ट्रोपोस बेसिकली क्या है? एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मिश्रण, यानी मिक्सिंग या विक्षोभ, टर्ब्यूलेंस। ठीक है।
इसी कारण इस परत का ये जो मंडल है इसे हम विक्षोभ मंडल के नाम से भी जानते हैं, टर्बुलेंट जोन के नाम से भी जानते हैं। इस परत को विक्षोभ और भंवर के प्रभुत्व के कारण संवहनीय परत भी कहा जाता है। देखिए इसे कई नाम हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत है, इसे परिवर्तन मंडल व शोभ मंडल भी कहा जाता है। ट्रोपोस जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ या तो मिक्सिंग और विक्षोभ, मिश्रण और विक्षोभ होता है। इसे हम मिश्रण को हम मिक्सिंग कहते हैं, विक्षोभ को हम टर्बुलेंस कहते हैं। और इसी कारण से इस परत को विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है, टर्बुलेंट जोन भी कहा जाता है। इस परत को विक्षोभ और भंवर के प्रभुत्व के कारण संवहनीय परत भी कहा जाता है। तो इसे कई नाम हो गए, विक्षोभ मंडल हो गया, परिवर्तन मंडल हो गया, शोभ मंडल हो गया, संवहनीय परत भी हो गया। तो इन नामों से इसे पुकारा जाता है। अब जब हम बात करते हैं इस परत की विशेषताओं की, तो देखिए मौसम और जलवायु की दृष्टि से शोभ मंडल सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मौसम संबंधी सभी घटनाएं, अब मौसम की जो घटनाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे वाष्पीकरण हो गया, संघनन हो गया, कई रूपों में जो वर्षा का होता है, वर्षा के रूप होते हैं, प्रेसिपिटेशन के रूप होते हैं, जैसे कोहरा है, बादल है, ओस है, पाला है, हिम है, वर्षा है, ओलावृष्टि है, जल वर्षा है, बादलों की गर्जन है, बिजली की चमक है, जो तड़ित झांझावात होते हैं वो, वायुमंडलीय तूफान, चक्रवात, हरिकेन्स, टॉर्नेडोज, टाइफून्स आदि, ये सभी मौसमी घटनाएं हैं। और ये जो सभी मौसमी जो घटनाएं हैं वो कहाँ घटित होती हैं? इस शोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर में घटित होती हैं। इस मंडल में वायुमंडल की सारे गैसीय द्रव्यमान का 75% जो द्रव्यमान है वो केंद्रित है। यानी सबसे ज़्यादा जो गैसीय मास है, वो सबसे ज़्यादा गैसीय मास या गैसीय द्रव्यमान कहाँ पर केंद्रित है? इस शोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर पे केंद्रित है। इसके अलावा अधिकांश जो जलवाष्प हैं, जो एरोसोल्स हैं और पॉल्यूटेंट्स हैं यानी प्रदूषक हैं, वो सब भी इसी मंडल में पाए जाते हैं। जीवधारियों की पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें, जीवधारियों की दृष्टि से भी हम देखें तो शोभ मंडल सबसे महत्वपूर्ण है, ट्रोपोस्फियर सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मानव सहित सभी जीव जंतुओं का अस्तित्व जो है वो शोभ मंडल में होने वाली मौसमीय घटनाओं के कारण ही संभव हो पाया है। इस मंडल को परिवर्तन मंडल यानी ट्रोपोस्फियर को हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऊंचाई के साथ तापमान, जलवाष्प, एरोसोल और गैसों के अनुपात में परिवर्तन होता रहता है। कि जैसे जैसे ट्रोपोस्फियर में हम हाइट के साथ इंक्रीज़ होते हैं, उस हाइट के साथ साथ जो हमारा टेम्परेचर है उसमें भी चेंजेस आएगा। जो वाटर वेपर की जो अमाउंट है, जल वाष्प की जो अमाउंट है उसमें चेंजेस आएंगे। जो एरोसोल्स की मात्रा है, जो धूल के कण जो वायुमंडल में विद्यमान है, उनमें भी ऊंचाई के साथ परिवर्तन आएगा। और साथ ही जो गैसों का अनुपात है उसमें भी ऊंचाई के साथ शोभ मंडल में परिवर्तन आएगा। और ऊंचाई के साथ इन सब चीज़ों में, इन सब मौसम संबंधी चीज़ों में जो यानी जो वायुमंडल की संघटक हैं, उन सब में जो परिवर्तन आता है, इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। ये क्लियर हो गया आपको? अब देखिए सामान्यतः जो ट्रोपोस्फियर है, ये शोभ मंडल है, इसको 2 या 3 उपमंडलों में विभक्त किया जाता है। शोभ मंडल को 2 जोन सिस्टम में अगर हम विभक्त करें तो इसमें निचली परत और जो ऊपरी परत है इसमें हम विभक्त कर सकते हैं। निचली परत को हम फ्रिक्शन लेयर कहते हैं यानी घर्षण परत कहते हैं, जिसकी ऊंचाई धरातलीय सतह से 1 से 3 किलोमीटर तक होती है। इसे घर्षण परत या फ्रिक्शन लेयर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि धरातलीय सतह द्वारा हवाओं की दिशा और गति में अधिकतम घर्षण एवं रुकावट उत्पन्न होती है इस लेयर में, इस ऊंचाई तक। और इसकी जो निचली परत है, इस निचली परत में तापीय प्रतिलोमता
यानी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की क्रिया भी सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। यह स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब गर्म हवा अपेक्षाकृत ठंडी हवा के ऊपर आ जाती है। धरातलीय दशाओं में दिन प्रतिदिन बदलाव से ये परत अत्यधिक प्रभावित रहती है। ये जो निचली परत है और फ्रिक्शन लेयर है, क्लियर हो गया। अब जो दूसरी लेयर है, सेकंड जो लेयर है, जिसे हम ऊपरी परत कहते हैं, ये ऊपरी परत धरातलीय घर्षण से अधिक प्रभावित नहीं होती। इस पर जो दैनिक धरातलीय दशाओं में परिवर्तन का न्यूनतम प्रभाव रहता है। जो डेली जो हमारे धरातलीय दशाएं परिवर्तित होती रहती हैं, उसका न्यूनतम प्रभाव होता है ट्रोपोस्फियर की या क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में। ये जो परत है, ये द्वितीयक वायुमंडल संरचना यानी सेकेंडरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जैसे चक्रवातीय और प्रतिचक्रवातीय संरचना जो होती है, उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित रहती है। यानी जो दैनिक घटनाएं हो रही हैं वो तो निचली परत को ज़्यादा प्रभावित करती हैं, लेकिन ये जो ऊपरी परत है ये बेसिकली सेकेंडरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से प्रभावित होती है। और ये जो सेकेंडरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन या कह लीजिए द्वितीयक वायुमंडलीय संरचना जो संचरण है, इसमें चक्रवातीय और प्रतिचक्रवातीय संचरण आते हैं। और ये जो ऊपरी परत है क्षोभ मंडल की, ये इन चक्रवातीय व प्रतिचक्रवातीय संचरण से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। अब क्षोभ मंडल की सबसे महत्वपूर्ण अगर विशेषता की हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ में प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री से सेल्सियस की दर से तापमान में कमी होती है। तापमान की गिरावट की इस दर को तापमान का सामान्य पतन कहते हैं, यानी नॉर्मल लेप्स रेट कहते हैं। ऊंचाई के साथ तापमान में यह कमी ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय गैसों के घनत्व, वायु दाब एवं कणकीय पदार्थ जो एरोसोल्स होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर हैं, उनमें कमी के कारण होती है। अब हमें पता है कि वायुमंडल का निचला भाग सौर्यिक विकिरण के अवशोषण के कारण गर्म नहीं होता है, बल्कि धरातल से ऊष्मा के निचले वायुमंडल में परिचालन, संवहन और विकिरण विधियों से स्थानांतरण से ये गर्म होता है। तो ये आप बात समझे कि क्षोभ मंडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि यहाँ हाइट के साथ टेम्परेचर में गिरावट आती है। और ये जो हाइट के साथ टेम्परेचर में गिरावट है, इसे हम क्या कहते हैं, सामान्य पतन दर कहते हैं, नॉर्मल लेप्स रेट कहते हैं। और ये जो नॉर्मल लेप्स रेट है, हाइट के साथ टेम्परेचर में जो गिरावट है, तो उसका जो मुख्य कारण ये है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल में जो गैसों का घनत्व है, जो वायु दाब है और जो पार्टिकुलेट मैटर है, एरोसोल्स या कह कणकीय जो पदार्थ हैं, उनकी कमी होती है। और इस कारण क्या है, टेम्परेचर में हाइट के साथ गिरावट होती है। अब क्षोभ मंडल की ऊंचाई में मौसमी परिवर्तन होता रहता है। साथ ही साथ भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्षोभ मंडल की ऊंचाई घटती जाती है। गर्मियों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, जबकि सर्दियों के अंदर क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो घट जाती है। भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई क्रमशः 16 किलोमीटर और 6 किलोमीटर है। यानी भूमध्य रेखा पर हम देखें तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई 16 किलोमीटर रहती है, और अगर वही चीज़ हम ध्रुवों की ओर देखें तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई 6 किलोमीटर के आसपास है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा जो है उसे हम ट्रोपोपोज कहते हैं, ट्रोपोपॉज जिसे कहते हैं, जिसको निपियर शॉ ने सबसे पहले नाम दिया था। अब देखिए, ट्रोपोस्फियर जो नाम है वो किसने दिया था, टिस्डेस डी बोट ने दिया था, टिजरेंस डी बोट। और जो ऊपरी सीमा है इस ट्रोपोपोज की, ट्रोपोस्फियर की, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोपॉज कहते हैं। और ये जो ट्रोपोपॉज वर्ड है, नाम है, वो किसने दिया था, नेपियर शॉ ने दिया था। वास्तव में ट्रोपोपॉज रेखिक न होकर मंडलीय होता है, जोनल होता है। ट्रोपोपॉज की औसत मोटाई 1.5 किलोमीटर है और इसमें कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं, ऐसी कुछ स्पेशलिटीज़ हैं ट्रोपोपॉज की। पहली विशेषता तो ये है ट्रोपोपॉज की कि ऊंचाई के साथ तापमान की गिरावट
इस सीमा पर आने पर समाप्त हो जाती है, अतः ये एक शीत बिंदु कोल्ड पॉइंट को दर्शाता है। देखिए ट्रोपोस्फियर में जब शुरुआत में है ऊंचाई की हाइट के साथ टेम्परेचर गिरता है, लेकिन जैसे ही ट्रोपोस्फियर की इस अपर जोन पे हम आते हैं जिसे हम ट्रोपोपॉज कहते हैं, वहाँ पर ट्रोपोपॉज में क्या होता है, पॉज का मतलब रुक जाना होता है। तो ट्रोपोपॉज के पे आते आते जो ऊंचाई के साथ तापमान की गिरावट है वो बंद हो जाती है और ट्रोपोपॉज को हम शीत बिंदु और कोल्ड पॉइंट ये जो ट्रोपोपॉज है ये शीत बिंदु या कोल्ड पॉइंट को दर्शाता है। तो पहली स्पेशलिटी ट्रोपोपॉज की ये है। दूसरा, ट्रोपोपॉज पर विक्षोभ मिश्रण समाप्त हो जाता है, यानी जो टर्बुलेंट मिक्सिंग होती है, टर्बुलेंस और कन्वेंशनल करंट, संवहनीय धाराएं जो ट्रोपोस्फियर वाली ऊपरी भाग में चलती हैं, वो सब ट्रोपोपॉज तक आते आते रुक जाती हैं। तीसरा, ये अधिकांश वायुमंडलीय जलवाष्प के सांद्रण की ऊपरी सीमा निर्धारित करता है, यानी जो वाटर वेपर का कॉन्सेंट्रेशन है इसकी ऊपरी सीमा का निर्धारण ट्रोपोपॉज करता है। ट्रोपोपॉज की ऊंचाई में ही स्थानिक तथा कालिक में ऊंचाई अधिक हो जाती है, लेकिन यानी ऊंचाई की जब हम बात करें, स्थानिक यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ऊंचाई कम होती है, और काल की टाइम की हम बात करें तो ग्रीष्म काल में ट्रोपोपॉज की ऊंचाई अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है, और सर्दियों में ये घट जाती है। तो ट्रोपोपॉज की जो ऊंचाई है, ट्रोपोपॉज की जो हाइट है, उसमें जगह के साथ परिवर्तन होता है, प्लस जो सीज़न है, सीजनल परिवर्तन भी इसमें होता है। गर्मियों में बढ़ता है, सर्दियों में घटता है। भूमध्य सागर के जो भूमध्य रेखा पर अधिक होता है और पोल्स पे कम होता है। ट्रोपोपॉज की भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर ऊंचाई की हम बात करें तो ट्रोपोपॉज की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 17 किलोमीटर रहती है, और जो ध्रुव है वहाँ पर उसकी 9 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक रहती है। ट्रोपोपॉज की ऊंचाई में मौसमी परिवर्तन भी होता है। भूमध्य रेखा पर इसकी जनवरी और जुलाई में ऊंचाई 17 किलोमीटर रहती है और तापमान -70 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ट्रोपोपॉज की 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ऊंचाई जुलाई में 15 किलोमीटर रहती है और तापमान जो है -60 डिग्री तक रहता है। तो ये चेंजेस ट्रोपोपॉज में हमें देखने को मिलते हैं, स्थानिक और कालिक दोनों। भूमध्य रेखा की हम बात करें तो भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपॉज पर तापमान न्यूनतम रहता है, लेकिन ध्रुवों पर अपेक्षाकृत अधिक रहता है, क्योंकि ऊंचाई के साथ प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। इसलिए ये नेचुरल है कि भूमध्य रेखा के ऊपर ट्रोपोपॉज की 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान ध्रुवों के ऊपर ट्रोपोपॉज पर तापमान की अपेक्षा अधिक कम होता है। वैसे देखा जाए तो ट्रोपोस्फियर का शाब्दिक अर्थ होता है मिश्रण का मंडल या प्रदेश, जोन और रीजन ऑफ मिक्सिंग, जबकि ट्रोपोपॉज का अर्थ है मिश्रण रुक जाता है, वे मिक्सिंग स्टॉप्स। तो ये आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। भूमध्य रेखा के ऊपर ट्रोपोपॉज का जो वायुदाब है वो 100 मिलीबार तक रहता है, और ध्रुवों के ऊपर इस वायुदाब की जो है ये 250 मिलीबार तक होता है। जेट स्ट्रीम्स और उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के क्षेत्र में ट्रोपोपॉज का जो क्रमबद्धता है वो भंग हो जाती है, यानी जेट स्ट्रीम वाला जो एरिया है और उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों वाला जो एरिया है वहाँ पर इसकी जो कंटिन्यूटी है वो भंग होती है। तो ट्रोपोस्फियर की जितनी भी विशेषताएं हैं ये आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं समताप मंडल की ओर, स्ट्रेटोस्फियर की ओर। देखो, ट्रोपोपॉज के ऊपर वाली परत को समताप मंडल कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। इस मंडल की खोज और अध्ययन सबसे पहले टिजरेंस डी बोट ने कहा था। अब हम समताप मंडल की या स्ट्रेटोस्फियर की औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई इसकी लगभग 50 किलोमीटर तक मानी गई है। इस मंडल में तापमान में परिवर्तन होता है या नहीं, इस बारे में किसी का एक मत नहीं है, सब लोग। अच्छा, यहाँ पर सबसे समताप मंडल की जो ऊंचाई
औसत ऊंचाई पे हम बात कर सकते हैं, कुछ लोग उसमें चेंजेस बताएंगे कि 25 to 30 किलोमीटर है, कुछ कहते हैं 80 किलोमीटर है तक है इसकी ऊंचाई। लेकिन जब ऊंचाई की हम औसत ऊंचाई की बात करें तो समताप मंडल की औसत ऊंचाई कहाँ तक है, 50 किलोमीटर तक है। और समताप मंडल की जो ऊपरी सीमा है उसे स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। तापमान में वृद्धि इस मंडल में मौजूद ओजोन गैस द्वारा सौर्यिक पराबैंगनी विकिरण तरंगों के अवशोषण एवं कम घनत्व वाली विरल हवा के कारण होती है। तो इस ट्रोपोस्फियर वाली जो हाइट है यहाँ पर तापमान में फिर से वृद्धि शुरू हो जाती है। ट्रोपोपॉज तक आते आते कोल्ड पॉइंट आ जाता है और उसके बाद फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगता है स्ट्रेटोस्फियर में। और ये जो टेम्परेचर का बढ़ने का जो कारण है वो मेन है ओजोन गैस। ओजोन गैस क्या करती है, जो सौर्यिक पराबैंगनी विकिरण है उनका अवशोषण कर लेती है, और साथ ही साथ जो कम घनत्व वाली विरल हवा है ये भी जो है मेन कारण बनती है। तो अवशोषण के कारण हीट जो है इस लेयर में बढ़ जाती है। स्थिर दशा, शुष्क पवन, मंद पवन संचार, बादलों का प्राय अभाव, ओजोन के सांद्रण आदि के कारण इस मंडल में मौसम की घटनाएं काफ़ी कम घटित होती हैं। कभी कभी निचले समताप मंडल में सिरस बादल, जिन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नेक्रियस क्लाउड कहते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है मदर ऑफ पर्ल क्लाउड जो हैं या नेक्रियस क्लाउड किस लेयर में हमें देखने को मिलते हैं। ये हमें स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल में देखने को मिलते हैं। इनको सिरस क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है, और ये विशेषताएं हैं, ये सिरस जो क्लाउड है स्पेशलिटी है समताप मंडल की। निचला समताप मंडल जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी में जीवन रक्षक ओजोन गैस का 15 से 35 किलोमीटर के मध्य में सबसे ज़्यादा सांद्रण या कह लीजिए कॉन्सेंट्रेशन होता है। नहीं, समताप मंडल वाला जो पार्ट है उसे 15 से 35 किलोमीटर के मध्य जो जीवन रक्षक गैस है ओजोन गैस, वो सबसे ज़्यादा केंद्रित होती है, कॉन्सेंट्रेटेड होती है। ओजोन का सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है वो हमें कहाँ मिलता है, 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। वैसे विस्तार 15 से 35 किलोमीटर है ओजोन का समताप मंडल में, लेकिन जो 22 किलोमीटर की ऊंचाई है वहाँ पर ओजोन गैस सबसे ज़्यादा केंद्रित हमें देखने को मिलती है। हालांकि ओजोन की जो स्थिति है उसका 80 किलोमीटर की तक की ऊंचाई पे पता चलता है, पर जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कहेंगे हाईएस्ट कंसंट्रेशन 15 से 35 किलोमीटर के मध्य है। और इस 15 से 35 किलोमीटर में भी जो 22 किलोमीटर की ऊंचाई है एटमॉस्फेयर की, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ओजोन का मिलता है। तो ये ओजोन गैस हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, अवशोषण कर लेती है, इसी कारण स्ट्रेटोस्फीयर में फिर टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो ये क्लियर हो गया स्ट्रेटोस्फीयर की जो स्पेशलिटी है। स्ट्रेटोस्फीयर की अपर लिमिट को स्ट्रेटोपॉज कहते हैं, और जो ट्रोपोपॉज में टेम्परेचर गिरना बंद हो जाता है वहाँ स्ट्रेटोस्फीयर में वापस टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है। उसका जो मेन कारण है वो ओजोन जो गैस की मौजूदगी है, जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनका अवशोषण करके रखती है। और जो सीरस क्लाउड हैं वो विशेषता है स्ट्रेटोस्फीयर की, सीरस क्लाउड का कंसंट्रेशन भी देखने को हमें स्ट्रेटोस्फीयर में ही मिलता है। अब हम तीसरी लेयर की ओर चलते हैं जिसे हम कहते हैं मेसोस्फीयर या मध्य मंडल। देखिए, जब हम बात करते हैं मध्य मंडल के विस्तार की, तो मध्य मंडल का विस्तार सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर तक क्या हुआ, स्ट्रेटोस्फीयर का विस्तार हुआ। ट्रोपोस्फीयर के विस्तार की हम बात करें तो वो कहाँ से कहाँ तक हुआ, 22 किलोमीटर तक इसका हमें विस्तार देखने को मिलता है। उसके बाद 50 किलोमीटर तक हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है स्ट्रेटोस्फीयर का। अब मेसोस्फीयर के विस्तार की हम बात करें तो मेसोस्फीयर का जो विस्तार है वो 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमें देखने को मिलता है। ये मेसोस्फीयर जो है इसमें ऊंचाई के साथ तापमान में फिर से गिरावट होने लगती है। देखिए, तापमान में गिरावट ट्रोपोस्फीयर पे आके रुक जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में फिर तापमान बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे हम मेसोस्फीयर में आते हैं तो तापमान में गिरावट वापस होने लग जाती है। स्ट्रेटोपॉज पर तापमान में देखो, हमें पता है स्ट्रेटोस्फीयर में जो स्ट्रेटोपॉज वाली जो ऊपरी लिमिट है उसे कहते हैं स्ट्रेटोपॉज, और जो स्ट्रेटोपॉज है
वहाँ पर तापमान में वृद्धि जो है वो समाप्त हो जाती है। इसके ऊपर फिर जैसे ही हम स्ट्रेटोपॉज के ऊपर आते हैं तो तापमान वापस घटने लगता है। मेसोस्फीयर की ऊपरी सीमा यानी 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान -80 हो जाता है और ये कभी कभी -100 से -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हो सकता है। मध्यमंडल की इस ऊपरी सीमा को हम क्या कहेंगे? मेसोपॉज कहेंगे। इस सीमा के ऊपर जाने पर तापमान फिर से बढ़ने लगता है। वास्तव में हम देखें तो 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद मेसोपॉज तापीय प्रतिलोमन को इंगित करता है, यानी 80 किलोमीटर के बाद मेसोपॉज क्या करता है? वापस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर को दर्शाता है, क्योंकि इसके नीचे कम तापमान रहता है लेकिन इसके ऊपर अधिक तापमान रहता है। इस मंडल में नॉक्टिल्यूसेंट बादलों का ध्रुवों के ऊपर गर्मियों में देखने को मिलता है। गर्मियों में हमें ये देखने को मिलते हैं नॉक्टिल्यूसेंट बादल। इन बादलों का निर्माण मेट्रोटिक डस्ट यानी उल्का धूल व संवहनीय प्रक्रियाओं द्वारा ऊपर लाई गई आर्द्रता के सहयोग से संघनन होने के कारण होता है, कंडेंसेशन होने के कारण होता है। इस लेयर में यानी मेसोस्फीयर में वायुदाब बहुत कम होता है, जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई यानी स्ट्रेटोपॉज पर 1 मिलीबार और मेसोपॉज पर 0.01 मिलीबार होता है। तो मेसोस्फीयर का आपको क्लियर हो गया। 50 से 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। तापमान में फिर से इसमें गिरावट होने लगती है और यहाँ पर इसकी जो ऊपरी लिमिट है मेसोस्फीयर की, उसे मेसोपॉज कहते हैं। यहाँ मेसोस्फीयर में 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर या तापमान में विलोमता शुरू हो जाती है। मेसोस्फीयर में ही हमें नॉक्टिल्यूसेंट बादल ध्रुवों पर देखने को मिलते हैं और इन बादलों का कंडेंसेशन होता है यहाँ पर, और जो मध्य मंडल है या मेसोस्फीयर है वहाँ पर जो एयर प्रेशर है, प्रेशर भी बहुत कम हो जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं तापमंडल की ओर, थर्मोस्फीयर की ओर। देखिए मध्य मंडल से ऊपर स्थित वायुमंडल के भाग को हम क्या कहते हैं? तापमंडल या थर्मोस्फीयर कहते हैं, जिसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान तीव्र गति से फिर से बढ़ना लगता है, लेकिन अत्यंत कम वायुमंडलीय घनत्व के कारण वायुदाब यहाँ पर न्यूनतम रहता है। और अब हम बात करें अगर इस थर्मोस्फीयर की, तो ये जो थर्मोस्फीयर है इसे 2 मंडलों में विभाजित किया गया है। तो ये विशेषता आपको क्लियर हो गई। मेसोस्फीयर के ऊपर स्थित है और ऊंचाई के साथ तापमान तीव्र गति से बढ़ने लगता है, लेकिन जो वायुमंडलीय घनत्व है वो कम होता है और इसी कारण जो वायुदाब है वो इस थर्मोस्फीयर में न्यूनतम रहता है। थर्मोस्फीयर को पुनः 2 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से भाग हैं वो? एक तो है आयन मंडल और दूसरा है आयतन मंडल। आयन मंडल को हम आयनोस्फीयर कहते हैं और आयतन मंडल को हम एक्सोस्फीयर कहते हैं। तो अब ये जो आयन मंडल है, उस आयन मंडल का जो विस्तार है वो सागर तल से 80 से 660 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ कई परतों का निर्धारण किया गया है और ये परतें कौन सी हैं? DEFG परतें। ये इस आयन मंडल में अलग अलग लेयर्स हैं और आयन मंडल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ? 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर्स तक। अब ये जो डी परत की हम बात करते हैं आयन मंडल की, आयनोस्फीयर की, तो इस डी परत का जो विस्तार है वो 80 से 99 किलोमीटर के मध्य है। ये परत न्यून आवृत्ति यानी लो फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है, यानी यह निम्न आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों के सिग्नल को वापस भेजती है। इसी से हम जो रेडियो सिग्नल्स हमें प्राप्त करते हैं वो डी जो लेयर है उसके कारण प्राप्त होते हैं, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो तरंगों को वापस भेजती है। लेकिन मध्य और उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों के सिग्नल्स को ये सोख लेती है। यह परत सूर्यास्त के साथ ही लुप्त हो जाती है, क्योंकि यह सौर्यिक विकिरणन से संबंधित है, जो सोलर रेडिएशंस हैं इससे संबंधित है।
तो आयन मंडल की जो पहली लेयर है डी लेयर, ये कंसेप्ट हो गया, क्लियर हो गया होगा। विस्तार 80 से 99 किलोमीटर है। लो फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो वेव्स को ये वापस अर्थ पे भेज देती है, और जो मध्य और आवृत्ति और हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो रेडियो वेव्स हैं उनको ये अवशोषण कर लेती है। और सूर्यास्त के साथ साथ आयन मंडल की जो डी परत है, डी लेयर है, वो लुप्त हो जाती है, क्योंकि ये सौर्यिक विकिरण से संबंधित है। क्लियर। अब हम चलते हैं दूसरी आयन मंडल की जो दूसरी परत है, ई लेयर, उसकी ओर। देखिए, ई लेयर को केनले हेविसाइड परत भी कहा जाता है, केनले हेविसाइड लेयर भी कहा जाता है, या केनले हेविसाइड परत भी कहा जाता है ई परत को। इस ई परत का या केनले हेविसाइड परत का विस्तार 99 किलोमीटर से 130 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर है। ये परत मध्यम और उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी की ओर वापस भेजती है। इस परत का निर्माण सौर्यिक पराबैंगनी फोटोन का नाइट्रोजन एवं नाइट्रोजन अणुओं के साथ रिएक्शन होने से होता है, और इस परत का भी सूर्यास्त के साथ अवसान हो जाता है, यानी लुप्त हो जाती है। तो ये क्लियर हो गया। अब ये जो ई लेयर या केनले हेविसाइड परत है, इसका विस्तार 99 से 130 के बीच में हमें मिलता है, और ये जो परत है, ये जो मीडियम फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स हैं उनका उन्हें परावर्तित करके फिर से पृथ्वी पर भेजती है। और ये परत, इस परत का जो निर्माण है, वो जो अल्ट्रावायलेट रेज का जो फोटॉन्स हैं और नाइट्रोजन अणुओं के रिएक्शन से होता है, और ये भी सूर्यास्त के साथ विलुप्त हो जाती है। ठीक है। अब जो तीसरी लेयर है वो है छुटपुट ई परत, यानी स्पोरेडिक ई लेयर। स्पोरेडिक ई लेयर का संबंध जो है वो तेज गति वाली हवाओं के साथ होता है, और इसका निर्माण विशेष दशाओं एवं परिस्थितियों में होता है। ये परत अति उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर वापस परावर्तित कर देती है। तो ये है स्पोरेडिक ई लेयर का। उसके बाद आता है E2 परत। तो ये जो E2 परत है सामान्यतः 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इस परत का निर्माण पराबैंगनी सौर्यिक फोटोन का ऑक्सीजन अणुओं के साथ जो अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है, उससे होता है। इस परत का भी इसी कारण से सूर्यास्त के बाद विलुप्त हो जाती है, क्योंकि सौर्यिक, इसके लिए ऑक्सीजन के साथ साथ जो सौर्यिक किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, उनका रिएक्शन होना आवश्यक है। तो ये हुई E2 लेयर। उसके बाद आती है F लेयर, F परत। F परत का जो निर्माण है वो दो उपरतों में हुआ है, F1 और F2। ये सम्मिलित रूप से ऑप्लीटन परत, या हम कह लेंगे अप्लीटन परत लेयर, एप्लीटन परत के नाम से जानी जाती हैं। ये दोनों जो हैं सम्मिलित रूप से, यानी जो F लेयर है इसको हम एप्लीटन लेयर भी कहते हैं, और इसकी जो ऊंचाई है वो 150 से 380 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। यह जो परत है एप्लीटन लेयर या F लेयर या कंबाइंडली F1 या F2 लेयर, ये 150 से 380 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 150 टू 380 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ये परत मध्यम व उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर वापस परावर्तित कर देती है। क्लियर हो गया एप्लेटन लेयर का। उसके बाद आती है जी परत, जी लेयर। जी लेयर 400 किलोमीटर से ऊपर पाई जाती है, यानी 400 से 640 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। संभवतः इसकी स्थिति दिन व रात दोनों वक्त रहती है, लेकिन इसका पता लगाना अभी संभव नहीं हो पाया है। तो आयन मंडल बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स को वापस परावर्तित करके कहाँ भेजता है? पृथ्वी पर भेजता है। और जो ये तो थर्मोस्फीयर का जो पहला जो पार्ट है वो क्या है? आयन मंडल है, और इसका पूरा जो विस्तार है 80 से 640 किलोमीटर के मध्य है। इसमें डी लेयर, ई लेयर, उसके बाद स्पोरेडिक ई लेयर, E2 लेयर, F लेयर और G लेयर हमें देखने को मिलती हैं। तो रेडियो सिग्नल्स हमें कहाँ से प्राप्त हुए? अगर पूछा जाए तो आयन मंडल से प्राप्त हुए, जो कि किसका पार्ट है? थर्मोस्फीयर का या तापमंडल का पार्ट है। अब अगले पार्ट की ओर हम चलते हैं, उसे कहते हैं हम आयतन मंडल या एग्जॉस्फीयर। ये थर्मोस्फीयर का ही पार्ट है। देखिए, जब हम बात करते हैं आयतन मंडल की, एग्जॉस्फीयर की, तो ये आयतन मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी भाग को प्रदर्शित करता है।
वास्तव में हमें 640 किलोमीटर से ऊपर वाले वायुमंडल के विषय में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। अभी इतने सोर्सेज पूरे हमें क्लियर नहीं हुए हैं। यहाँ पर घनत्व भी कम होता है और वायु दाब भी यहाँ पर बहुत कम है, और वायु दाब अत्यंत कम व विरल होने के कारण नेबुला जैसा ये स्थिति यहाँ पर प्रतीत होती है, निहारिका जैसी स्थिति यहाँ पर प्रतीत होती है। एग्जॉस्फेयर की बाह्य सीमा पर तापमान काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन ये जो तापमान है ये धरातलीय वायु के तापमान से काफ़ी भिन्न होता है, क्योंकि इसे महसूस नहीं किया जा सकता। तो ये एग्जॉस्फेयर की स्पेशलिटी है। ये आयतन मंडल के ऊपर वाले वायुमंडल को हम क्या कहते हैं? बाह्य मंडल कहते हैं, आउटर एटमॉस्फेयर कहा जाता है। इसके अंतर्गत आयतन मंडल एवं चुंबक मंडल यानी मैग्नेटोस्फीयर को सम्मिलित किया जाता है। इस मंडल में वॉन अलेन रेडिएशन बेल्ट की स्थिति होती है, जिसमें पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड द्वारा पकड़े गए आवेशित कण चार्ज पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता इसमें ऑरोरा ऑस्ट्रालिस और ऑरोरा बोरियलिस की होने वाली घटनाएं हैं। अरोरा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रातःकाल, जबकि ये जो बोरियलिस या ऑस्ट्रालिस जो शब्द हैं उनका क्रमशः मतलब है उत्तरी और दक्षिणी होता है। इसी कारण उन्हें उत्तर ध्रुवीय प्रकाश यानी अरोरा बोरियलिस कहते हैं, और फिर कहते हैं दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश यानी अरोरा ऑस्ट्रालिस कहा जाता है। वास्तव में ऑरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं, जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण होता है। ऑरोरा ध्रुवीय आकाश में लटके विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की तरह दिखाई देते हैं, हमें मल्टी कलर्ड फायरवर्क की तरह हमें दिखाई देते हैं। ये प्रायः आधी रात के समय हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो ऑरोरा ऑस्ट्रालिस और ऑरोरा बोरेलिस की जो घटनाएं हैं ये हमें ध्रुवों में देखने को मिलती हैं, और विभिन्न मल्टी कलर्ड जो अपने पटाखे होते हैं उस हिसाब से हमें ये देखने को मिलता है। तो ये थी सारी की सारी पृथ्वी की जो लेयर्स जो कि किस पे आधारित थी? तापीय विशेषताओं पर आधारित थी। और अब हम बात करते हैं रासायनिक विशेषताओं के आधार पर जो पृथ्वी की लेयर्स हैं उनके बारे में। देखिए, रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को दो वृहद मंडलों में विभाजित किया जाता है। एक तो है सममंडल और दूसरा है विषम मंडल। सममंडल को हम क्या कहते हैं? होमोस्फीयर कहते हैं, और विषम मंडल को हम हेट्रोस्फीयर कहते हैं। तो ये रासायनिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण है। देखिए, जब हम बात करते हैं सममंडल की या होमोस्फीयर की, तो सममंडल निचले वायुमंडल को प्रदर्शित करता है, यानी होमोस्फीयर जो है लोअर एटमॉस्फेयर को दर्शाता है, तथा सागर तल से यह 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। इस मंडल को की जो प्रमुख संगठक गैसेज हैं उसमें नाइट्रोजन है जो 78.1% है, और ऑक्सीजन है जो 20.9% है, इसे हम 21% भी कहते हैं। तो हेमोस्फीयर में सबसे जो महत्वपूर्ण गैसें हैं वो कौन सी हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अन्य गैसों की हम बात करें सममंडल होमोस्फीयर में या सममंडल में, तो वो हैं आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, जेनॉन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। होमोस्फीयर या सममंडल इसलिए कहा जाता है कि इसमें सभी गैसों का अनुपात प्रायः एक जैसा रहता है ऊंचाई के संदर्भ में, यानी वायुमंडल के गैसीय संगठन में विभिन्न ऊंचाइयों पर इन गैसों का प्रतिशत समान रहता है। मनुष्य के बढ़ते आर्थिक क्रियाकलापों के कारण वायुमंडल में के जो प्राकृतिक गैसीय संगठन और विभिन्न गैसों के समानुपातिक भाग में अंतर आने से अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है। जैसे कि हम जब जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, उनको जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, वो बढ़ जाता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद भी ऐसा ही हुआ, तो काफ़ी वृद्धि इसमें दर्ज की गई। फिर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हैलोजन गैसेस हैं उनके उत्पादन एवं उपभोग में भी लगातार वृद्धि हो रही है, ये भी काफ़ी बढ़ रहा है। तो इस कारण
जो ओजोन का जो क्षरण है वो भी हो रहा है। और तापमान के आधार पर सबमंडल को हम देखें तो 2 परतों में 3 परतों में विभाजित करते हैं। इसमें शोभमंडल आता है, समताप मंडल आता है और मध्य मंडल आता है। तो यानी होमोस्फीयर के अंदर 3 ये जो लेयर्स हैं तापीय विशेषताओं वाली वो इसके अंदर आती हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर। और ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर की स्पेशलिटीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर बात आती है हेट्रोस्फीयर की या विश्वमंडल की। देखिए विश्वमंडल का जो विस्तार है वो सागर तल से 90 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मंडल की विभिन्न परतों के रासायनिक और भौतिक गुणों में हमें अंतर देखने को मिलता है। इस मंडल में गैसों को 4 सुस्पष्ट परतें गैसों की पाई जाती हैं। पहली तो है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन लेयर, आणविक नाइट्रोजन परत, जिसमें N2 नाइट्रोजन जो है मुख्य गैस है। दूसरी जो परत है वो एटॉमिक ऑक्सीजन परत। एटॉमिक ऑक्सीजन परत यानी जो देखिए मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो लेयर है हेट्रोस्फीयर की, उसका विस्तार 90 से 200 किलोमीटर तक है। फिर दूसरी जो लेयर है एटॉमिक ऑक्सीजन लेयर, इसका विस्तार 200 से 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। उसके बाद तीसरी परत आती है इसके अंदर हीलियम परत। हीलियम जो परत है उसका विस्तार 1100 से 3500 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। उसके बाद आता है एटॉमिक हाइड्रोजन परत। विश्वमंडल के सबसे ऊपरी भाग का प्रतिनिधित्व करती है ये एटॉमिक हाइड्रोजन परत। क्या करती है? विश्वमंडल के सबसे ऊपरी भाग का प्रतिनिधित्व करती है। ये जो परत है वो 3500 किलोमीटर से लेकर वायुमंडल की ऊपरी सीमा तक विस्तृत है और इस ऊपरी सीमा का अभी तक पूरी तरह हम निर्धारण नहीं कर पाए हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारा का सारा जो कंसेप्ट था वो था स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, और हमने इसमें एटमॉस्फेयर की परतों को डिस्कस कर लिया, उनकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं थी उनको डिस्कस कर लिया। और मैं आशा करती हूँ आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा।